नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK पैरामेडिकल क्लासेज में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 1 जनवरी 2021 से अपन DMLT फर्स्ट ईयर बैच 2018-19 और 19-20 के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों दोनों ही सब्जेक्ट क्लिनिकल पैथोलॉजी और क्लिनिकल हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग के क्लासेज रेगुलर बेस पर अपन अपलोड कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक है अपना एंटीकोगुलेंट, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और आपकी वर्क को देखते हुए। दोस्तों DMLT के अंतर्गत आपको जितना भी जो काम करना होता है वो बेसिक हेमेटोलॉजी और बेसिक क्लिनिकल पैथोलॉजी से काम करना होता है। दोस्तों क्लिनिकल पैथोलॉजी के जो बेसिक टॉपिक्स थे वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं और उनके अंडर जो एग्जामिनेशंस हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन आज हेमेटोलॉजी का ये लास्ट बेसिक टॉपिक है। जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ अपना जो उसका सिलेबस जब डिस्कस किया था और इंट्रोडक्शन ऑफ हेमेटोलॉजी पढ़ा था, तब भी मैंने आपको बताया था कि ये जो टॉपिक्स हैं ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ब्लड कलेक्शन के बाद में उसका प्रिजर्व सीख रहे हैं। एक फ्लो के साथ में आपको पढ़ाया जा रहा है किस प्रकार से कलेक्शन करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हेमेटोलॉजी होती क्या है, उसके बाद में मैंने बताया था कि ब्लड क्या होता है। जब हम हेमेटोलॉजी का मतलब बताया था कि हेमेटोलॉजी क्या होती है, ब्लड का अध्ययन। फिर बताया था कि ब्लड क्या होता है, ब्लड के बाद में बताया था ब्लड का कलेक्शन क्या होता है। अब उसके बाद में बताते हैं कि हम कलेक्ट करने के बाद में ब्लड को प्रिजर्व कैसे करते हैं। तो एंटीकोगुलेंट एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी DMLT फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। तो आइएगा देखते हैं आज का ये टॉपिक एंटीकोगुलेंट। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप यदि हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइएगा देखते हैं। फर्स्ट अपन पहले एंटीकोगुलेंट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आखिर एंटीकोगुलेंट होते क्या हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले अपन इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एंटीकोगुलेंट होता क्या है और इसका यूज अपन किस प्रकार से करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट को आप देखें, व्हेन ब्लड इज कलेक्टेड, जब ब्लड को क्या किया जाता है दोस्तों, कलेक्ट किया जाता है, तो इट क्लॉट यानी इसके अंदर जो थक्का जमता है वो कुछ समय बाद जमता है, आफ्टर सम टाइम। देखिएगा कुछ स्टूडेंट्सों का कहना है कि सर आप थोड़ी सी हिंदी भी बोला करें। मैं कोशिश करता हूं दोस्तों, जितनी ज़्यादा मेरे से हिंदी बोली जा सकती है मैं उतनी ज़्यादा हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिएगा व्हेन यानी जब ब्लड यानी ब्लड इज कलेक्टेड इट क्लॉट आफ्टर सम टाइम, जब ब्लड को कलेक्ट कर लिया जाता है तो उसके कुछ समय पश्चात उसमें क्या जम जाता है, ब्लड का यानी रक्त का थक्का जम जाता है, यानी वो थक्का जमने में कन्वर्ट होता है। यानी कि ब्लड को कलेक्ट करने के बाद में वो क्लॉट होता है, यानी थक्का उसका कब जम जाता है, कुछ समय बाद में। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, एंटीकोगुलेंट्स यानी कि जो ये एंटीकोगुलेंट हैं आर द केमिकल्स विच प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। यानी एंटीकोगुलेंट जो है ये केमिकल पदार्थ होता है, यानी एंटीकोगुलेंट एक रासायनिक प्रोडक्ट है जो क्या करता है, प्रिवेंट यानी बचाता है, क्लॉटिंग यानी क्लॉट होने से, ऑफ ब्लड यानी ब्लड को क्लॉट होने से। एंटीकोगुलेंट नामक एक क्या होता है, रासायनिक पदार्थ होता है जो कि क्या करता है, उसको क्लॉटिंग से बचाता है। सेकंड देखिएगा, व्हेन मिक्स्ड विद ब्लड इन द प्रॉपर प्रोपोर्शन यानी मात्रा कह सकते हैं अपन यहाँ। देखिएगा ये कह रहा है कि एंटीकोगुलेंट जो होते हैं वो केमिकल पदार्थ होता है और वो प्रिवेंट करता है ब्लड को क्लॉटिंग से। अब वो करता कैसे है ब्लड को क्लॉटिंग से प्रिवेंट, कि जब ब्लड उसके साथ में क्या हो, प्रॉपर अमाउंट में मिक्स होना चाहिए। यानी कि हर एक चीज जो अपन एंटीकोगुलेंट्स पढ़ेंगे उनकी एक प्रॉपर मात्रा होती है कि कितने ब्लड के अंदर हमें उसको मिलाना होता है, तो उसके आधार पर ये उसको क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। द क्लॉटिंग मैकेनिज्म, दोस्तों ये जो वर्ड है आपको सेकेंड ईयर में बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है, क्लॉटिंग मैकेनिज्म। और यदि आप इस परेशानी को इसी के साथ साथ में अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो दोस्तों आई बटन में आपको कुछ लिंक्स दी हुई हैं, उन वीडियोस को आप देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्लॉटिंग मैकेनिज्म होता क्या है। तो देखिएगा द क्लॉटिंग मैकेनिज्म इज द एक्सप्रेस्ड वेरीफाई एज फॉलो, यानी क्लॉटिंग मैकेनिज्म को कुछ इस प्रकार से अपन बता सकते हैं, वेरीफाई करते हैं, जो कैसे, द थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये वर्ड आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म में आता है।
द थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज्ड बाय डैमेज्ड टिश्यू, जो अपने डैमेज टिश्यू होते हैं यानी ट्रॉमा टिश्यूज जो होते हैं, जहां पर कोई डैमेज हुआ है तो वहां से क्या रिलीज होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है बाय डैमेज टिश्यू और प्लेटलेट, और जो कन्वर्ट हो जाती हैं किसके अंदर, इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन। आपको मैंने पाथवेज कराए हुए हैं दोस्तों, पाथवेज के कुछ वीडियोज हैं, एक्सट्रेंसिक पाथवे ऑफ कोगुलेशन एंड इंट्रेंसिक पाथवे ऑफ कोगुलेशन। आप अगर उनको पढ़ना चाहते हैं तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको इस वर्ड का मतलब समझ में आएगा कि प्रोथ्रोम्बिन होता क्या है। पहले तो इसको अच्छे से समझें। द थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज्ड बाय द डैमेज टिश्यू, यानी जो ट्रॉमा टिश्यूज होते हैं उसके अंदर से क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज किया जाता है और प्लेटलेट्स को रिलीज किया जाता है, जो कन्वर्ट हो जाते हैं इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन में। किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन में, इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन। और इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। और ये सब कौन करवाता है दोस्तों, कैल्शियम आयन इसको क्या करता है, कार्य को करवाने में हेल्प करता है, यानी ये उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। ये थोड़ा सा इसका आपके लिए इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट अपन इसके अंदर बात करेंगे पर्पज ऑफ यूजिंग एंटीकोगुलेंट्स। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर साथ के साथ राइट करते रहें ताकि आप अपने अच्छे से नोट्स बना सकें। देखिएगा दोस्तों, इसी के अंदर जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो है पर्पज ऑफ यूजिंग एंटीकोगुलेंट्स। इससे पहले दोस्तों एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा। कई स्टूडेंट्स मेरे अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स और यूट्यूब के जो अपने चैनल की कम्युनिटीज़ हैं उनके अंदर के प्लेलिस्ट्स हों या फिर अपने कमेंट बॉक्स हों, सभी जगह पर कुछ कमेंट्स कर रहे हैं कि सर आप हमें नोट्स प्रोवाइड कराएं। मैं दोस्तों उन्हीं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा, क्या ये नोट्स नहीं है? आप यहाँ से क्या ये नोट्स आप राइट नहीं कर सकते हैं? दोस्तों मैं इसी प्रकार से यहाँ करा रहा हूँ, वही नोट्स मैं आपको अगर दूंगा भी तो वही होंगे, लेकिन उनका देने ना देने के पीछे एक पर्पज़ है। वो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैं आपको वो नोट्स नहीं दे सकता हूँ, बट आप यहाँ से पूरे के पूरे नोट्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आप पूरे के पूरे नोट्स राइट डाउन कर सकते हैं। अच्छे से आपको यहाँ समझाया जाता है, हर चीज़ को एक प्रॉपर वे में आपको बताया जा रहा है। आप यहाँ से आसानी से अपने नोट्स बना सकते हैं। अगर किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे उस पॉइंट का स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। उसमें आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट पर वो कर दें, रिमार्क करके मुझे मैसेज कर दें कि सर इस जगह पर हमें वहाँ समझ में नहीं आया था, प्लीज़ आप इस लाइन को दोबारा बता सकते हैं, तो मैं ऑब्वियसली आपके लिए बताने में समर्थ हूँगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके लिए मैं हर किसी के लिए अलग अलग प्रकार के नोट्स दूँ, हर किसी के लिए अलग अलग नोट्स सेंड करूँगा, तो मैं कहाँ तक आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। आप थोड़ी सी मेहनत करें, यहाँ से आप प्रॉपर वे में, प्रॉपर लैंग्वेज में आपके लिए सारे नोट्स देता हूँ। कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर हिंदी में नोट्स प्रोवाइड करा दें। दोस्तों मैं सभी से कहना चाहूँगा कि मेरे पास जितने भी जो नोट्स हैं वो सारे के सारे इंग्लिश मीडियम के नोट्स हैं। हिंदी के नोट्स मेरे पास में नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने ना तो हिंदी में उन्हें बनाने की कोशिश की है और ना ही मैंने उन्हें हिंदी में पढ़ा है। तो इसीलिए आप जितना हो सके उतना कन्विंस करने की कोशिश करें, आपस में एक तालमेल बनाने की कोशिश करें कि आप आसानी से, कोई ज़्यादा बड़ी लैंग्वेज नहीं लिखा था, इजी लैंग्वेज के साथ में आपको सारे के सारे नोट्स में प्रोवाइड करा रहा हूं। आप सीधे यहां से पढ़ें, यहां से आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। अगर यहां से आपको एक भी वर्ड समझ में नहीं आता, स्क्रीनशॉट लें, रिमार्क करें उसको और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहां मुझे उस फोटो को सेंड कर दें और उसके नीचे लिख दें कि सर इसका मतलब समझ में नहीं आया। मैं आपको वहां प्रॉपर वे में अच्छी तरीके से उस पूरी की पूरी लाइन को वहां लिख करके राइट कर करके आपको भेज सकता हूं, लेकिन पूरे के पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूं ये असंभव है। तो देखिएगा दोस्तों, यह मैं आपसे बात कहना चाहता था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। हर एक वो स्टूडेंट सुन ले जो मेरे पास में मैसेज करते हैं कि सर प्लीज आप हमें नोट्स प्रोवाइड करा दें। तो भाइयों सभी साथियों से कहना है कि आप यहां से आराम से राइट कर सकते हैं। सारे के सारे नोट्स प्रॉपर वे में, प्रॉपर राइटिंग में आपके लिए देने की कोशिश करता हूं। फिर भी अगर कोई लाइन समझ में नहीं आती है, स्क्रीनशॉट लें, रिमार्क करें, टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे सेंड कर दें, मैं तुरंत की तुरंत आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। देखिएगा, पर्पज ऑफ यूजिंग एंटीकोगुलेंट्स की, एंटीकोगुलेंट्स का पर्पज क्या है, अपन इसका क्यों यूज करते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट,
प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड इन ब्लड बैंक। ब्लड बैंक में दोस्तों इन एंटीकोगुलेंट्स का सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज ब्लड बैंक के अंदर होता है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, ब्लड को कई कई दिनों तक, कई महीनों तक उन्हें क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, तो इसका सबसे पहला और मेन और इंपॉर्टेंट बात तो यही रही कि प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड इन ब्लड बैंक। ब्लड बैंक में ब्लड का प्रिजर्व करने के लिए हम एंटीकोगुलेंट्स का यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट देखिएगा, स्टडी ऑफ ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अगर हमें ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में यानी घटकों के बारे में जानकारी लेनी है, यानी कि अध्ययन करना है, ब्लड के रक्त के घटकों का अध्ययन करना, प्योर हिंदी है, प्योर हिंदी इसकी क्या होगी, रक्त के घटकों का अध्ययन करना। इससे ज्यादा दोस्तों मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को इतनी ही आती है। मुझे यही नहीं पता होता कि कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, लेकिन कुछ देर पहले मैंने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी पार्ट्स होते हैं, तो उनको घटक कहते हैं हिंदी में। ठीक है ना, आशा करता हूं आपके लिए मैं प्रॉपर वे में काम कर रहा हूंगा और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, कल संडे को दोस्तों दोपहर बाद एक वीडियो आएगा जिसके अंतर्गत अब तक के जितने भी डाउट हैं किसी भी स्टूडेंट के, उस वीडियो के अंदर उन्हें मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। देखिएगा, सबसे पहली बात इसके अंदर हमने पढ़ी कि ब्लड बैंकिंग में ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए इसका यूज होगा। स्टडी ऑफ ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट यानी घटक, यानी कि रक्त के घटकों का जो अपन अध्ययन करते हैं, यानी कि प्लाज्मा के बारे में अगर कोई स्टडी करनी है, सीरम के बारे में अगर कोई स्टडी करनी है, किसी भी सेल्स जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में स्टडी करनी है, तो उसके लिए हमें उसको क्या करना होगा, प्रिजर्व रखना होगा। कितनी देर हो सकता है उसमें, हमें दिन लग जाए, महीने लग जाए, सालें लग जाए, तो इसीलिए उसी के हिसाब से हमें उसको क्या करना पड़ता है, प्रिजर्व करना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज यानी इसका हम यूज तो करते हैं, लेकिन इसका फायदा क्या होगा हमें इसके यूज करने से, तो देखिएगा क्या फायदा होगा। कीप द ब्लड इन फ्लूइड कंडीशन। फ्लूइड कंडीशन में ये क्या करता है, ब्लड को रखता है। ठीक है, ब्लड को किस कंडीशन में रखता है, फ्लूइड यानी तरल कंडीशन में इनको रखने का काम करेगा। ठीक है, सेकंड है आपका सॉल्युबल इन ब्लड। ब्लड में ये क्या होता है, घुलनशील होता है। सॉल्युबल यानी क्या होता है, घुलना, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सेकंड है नॉट बीइंग हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस क्या होता है, एक प्रॉपर टॉपिक है, आपको इसके ऊपर दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैं भी आपको आने वाले वीडियोस में इसका पर्टिकुलर हीमोलाइसिस क्या होता है, हीमोलाइसिस होती कैसे है, वो सारी प्रक्रिया में आपको एक 5 नंबर के क्वेश्चन के रूप में इसको कराने वाला हूं। ठीक है, ये इसको हीमोलाइज नहीं होने देता है ब्लड को और ब्लड सेल्स को। ठीक है, सेकंड देखिएगा, इट मस्ट नॉट बी चेंज द साइज ऑफ सेल्स, यानी कि ये ऑब्वियसली पक्के रूप से, मस्ट यानी होता है पक्का। ठीक है, मस्ट यानी क्या होता है, पक्का, या फिर ऑब्वियसली इसके अंदर क्या नहीं होता है, सेल्स का साइज ना तो घट सकता है ना बढ़ सकता है, जैसी सेल्स हैं उनको वैसे ही रहने देगा। अगर इसके अंदर दोस्तों क्या नहीं होगा, अपना एंटीकोगुलेंट नहीं मिलाते हैं, तो उसके अंदर जो आरबीसीज का जो साइज है वो घटता जाता है, क्योंकि उनके अंदर ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया, हीमोलाइसिस वगैरह ये सारी चीजें होने लग जाती हैं। ये थे आपके 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट एंटीकोगुलेंट्स में। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अगर नहीं लिया है तो लेने की कोशिश करें। थोड़ा सा यहाँ ओवर राइटिंग हो गई है, तो इसलिए कुछ समझ में भी नहीं आ सकता, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिएगा, देखिएगा दोस्तों, टाइप ऑफ एंटीकोगुलेंट्स। ठीक है, अगला इसके अंदर अपना हेडिंग है टाइप ऑफ एंटीकोगुलेंट्स। इसके अंदर अपन 5 एंटीकोगुलेंट्स की बात करेंगे, कई सारे और होते हैं लेकिन अपन इसके अंदर 5 की बात करेंगे। EDTA एंटीकोगुलेंट के बारे में देखेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है लेबोरेटरीज के अंदर। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है लेबोरेटरीज के अंदर। सोडियम, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सोडियम साइट्रेट होता है, साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट, इसके बारे में बात करेंगे, और सोडियम फ्लोराइड के बारे में बात करेंगे, हेपेरिन के बारे में बात करेंगे, डबल ऑक्सीलेट के बारे में अपन बात करेंगे। इनका तो अपन पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, क्या क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन आप एक नीचे हेडिंग देख रहे होंगे, स्पेशल एंटीकोगुलेंट्स। इनको स्पेशल एंटीकोगुलेंट क्यों कहा गया है, क्योंकि दोस्तों ये तीनों के तीनों एंटीकोगुलेंट सबसे ज़्यादा दोस्तों यूज होते हैं ब्लड बैंकिंग के अंदर। ठीक है, ब्लड बैंक्स के अंदर ये तीनों के तीनों जो अपने एंटीकोगुलेंट्स हैं, जो कि ज़्यादातर यूज में लिए जाते हैं। ACD, एसिड साइट्रेट,
डी एक्सट्रोज, एपीडी साइट्रेट फॉस्फेट डी एक्सट्रोज, और सीपीडीए यानी साइट्रेट फॉस्फेट डी एक्सट्रोज एडिनाइन। ठीक है, ये तीनों के तीनों यूज होते हैं किसके अंदर? ब्लड बैंक के अंदर। ये किसके अंदर यूज होते हैं? अपनी लेबोरेटरीज के अंदर। अब बात करेंगे 1 बाय 1 इन पांचों के बारे में। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर फर्स्ट हेडिंग लगा लें ईडीटीए। ईडीटीए के बारे में बात करेंगे कि ईडीटीए क्या होता है, इसकी मात्रा कितनी रखनी चाहिए, किस प्रकार से प्रिजर्व करते हैं, वो सारी चीज इसके अंदर देखेंगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए देखिएगा दोस्तों, टाइप ऑफ एंटीकोगुलेंट्स के अंदर अपना फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो है ईडीटीए। ईडीटीए का सबसे पहले आपको मीन पता होना चाहिए, ईडीटीए का क्या मतलब है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिडिक एसिड। ध्यान नहीं भूलना है, कई बार इस पूरे नाम से पूछ लिया जाता है, व्हाट इज डाई इथाइल डायमीन टेट्रा एसिडिक एसिड। ठीक है, चाहे आपको ईडीटीए से पूछा जाए, चाहे इससे पूछा जाए, आपसे पूछा जाएगा कि राइट शॉर्ट नोट ऑन इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिडिक एसिड एंटीकोगुलेंट। ठीक है, 5 नंबर के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाता है तो कई सारे लोग तो क्या हो जाते हैं, यहीं अपने होश खो देते हैं कि यार इतना बड़ा एंटीकोगुलेंट तो किसी ने भी नहीं पढ़ाया। भाई इतना बड़ा एंटीकोगुलेंट तो किसी ने भी नहीं पढ़ाया। इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसिडिक एसिड एंटीकोगुलेंट, ये क्या होता है? लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये ईडीटीए का क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अपने एग्जाम में स्कोर अच्छा कर सकते हैं। तो देखिएगा, एंटीकोगुलेंट ईडीटीए के बारे में पढ़ेंगे, इसका रोल क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट अगर आप देखते हैं तो इट इज प्रिजर्व द सेल्यूलर एलिमेंट। जो सेल्यूलर यानी कोशिकीय तत्व जो होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं, उनको क्या करता है? प्रिजर्व यानी कि उनको सही तरीके से सुरक्षा करने का काम करता है। इट इज यूज्ड इन कंसंट्रेट ऑफ 2.0 mg/ml, यानी कि 1 mg/ml में 2.0 क्या डालना होगा? ईडीटीए मिक्स करना होगा, तब जाकर के वो इसको क्या करेगा? प्रिजर्व करेगा। इट इज यूज्ड फॉर हेमेटोलॉजिकल टेस्टेज। ये किसके टेस्ट में काम आता है? हेमेटोलॉजिकल टेस्टेज, जैसे कि टीएलसी, टीआरबीसी, पीसीबी, प्लेटलेट काउंट और ईटीसी। कई प्रकार के हेमेटोलॉजी टेस्ट होते हैं जो कि मैं सिलेबस में बता चुका हूं। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें कई सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने वहां आपको इंपॉर्टेंट बताई हैं, जो कि आपके काम आ सकती हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दोनों में देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इट इज प्रेजेंट इन पर्पल कलर वाइल। इस चीज पर ध्यान देना कि दोस्तों अगर आपको ध्यान रहता है कि ये पर्पल कलर वाइल है तो आप अपने साथ में कलर पेन लेके जाएं, कलर पेंसिल लेकर जाएं, और अगर आपसे ईडीटीए पूछ लिया जाता है तो प्लीज आप इसका एक डायग्राम जरूर बना करके आएं। ठीक है, एक डायग्राम जरूर बना करके आएं ताकि उसको पता चल सके यहाँ ये पर्पल कलर का होना चाहिए। इसको पर्पल कलर कर करके ऐसे यहाँ लिख देना पर्पल कलर बाइल, और नीचे लिख देना ईडीटीए, फिगर ऑफ ईडीटीए बाइल। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा इंप्रेशन अलग जमता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में सोडियम साइट्रेट। इट प्रिवेंट ब्लड कोगुलेशन बाय क्लॉटिंग। ब्लड कोगुलेशन कब होता है? क्लॉटिंग की वजह से। अगर क्लॉटिंग नहीं होगी तो ब्लड का कोगुलेशन नहीं जमेगा, तो उससे क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है, यानी उसकी सुरक्षा करता है। इट इज यूज फॉर ईएसआर एंड कोगुलेशन स्टडी। ईएसआर और कोगुलेशन स्टडी के लिए अपन इसका यूज करते हैं, लेकिन ईएसआर के लिए अपन ईडीटीए भी यूज में ले सकते हैं। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन ब्लैक कलर वाइल। ये ब्लैक कलर वाइल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, अगर आप ईएसआर के अंदर इसका यूज करते हैं तो इसका रेशियो होना चाहिए 1:4, यानी कि 1 अनुपात तो क्या हो आपका ब्लड हो, सॉरी 1 अनुपात आपका सोडियम साइट्रेट और 4 अनुपात क्या होना चाहिए? ब्लड होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही कोगुलेशन के लिए 1:9 होना चाहिए। तो ये होता है आपके दोनों ईडीटीए और सोडियम साइट्रेट। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सोडियम फ्लोराइड और हेपेराइन की। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सोडियम फ्लोराइड और हेपेराइन। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। चलिए देखिएगा दोस्तों, थर्ड है आपका सोडियम फ्लोराइड और फोर्थ है हेपेराइन। दोनों को ही देखें। सबसे फर्स्ट
सोडियम फ्लोराइड इट इज वीक कोगुलेशन, ये वीक कोगुलेशन होता है, कोगुलेंट होता है, एंड प्रिवेंट ग्लाइकोलाइसिस बाय द इनहिबिटिंग एंजाइम, एंजाइम के इनहिबिशन से ग्लाइकोलाइसिस को प्रिवेंट करता है, ठीक है। और इट इज यूज फॉर ब्लड शुगर, ब्लड शुगर के लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज प्रेजेंट इन रेड कलर बाइल, जो रेड कलर की बाइल होती है उसके अंदर सोडियम फ्लोराइड पाया जाता है। सेकेंड, इट इज यूज्ड इन कंसंट्रेशन 8 mg ऑफ 2 to 3 ml ऑफ ब्लड, यानी 2 से 3 ml ब्लड के अंदर 8 मिलीग्राम क्या डालना होता है, आपको सोडियम फ्लोराइड को ऐड करना होता है, तब ये उसको क्या करेगा, ग्लाइकोलाइसिस से बचाएगा, किसको, ब्लड को। सेकंड देखिएगा आपका हेपेरिन, इट इज अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसके अंदर आपको इनसे कुछ रिलेटेड पूछा जाता है साइंस से, तो आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि नेचुरल एंटीकोगुलेंट कौन सा होता है, हेपेराइन होता है। या फिर आपके जब बाय बाय होंगे उनके अंदर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यूज इन ABG यानी एट्रियल ब्लड गैस के अंदर इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज इन कंसंट्रेशन 2.0 mg हेपेरिन इन फॉर ईच 1 ml ऑफ ब्लड, यानी हर 1 ml ब्लड के अंदर 2.0 मिलीग्राम हमें क्या डालना होगा, हेपेरिन ऐड करना होगा, तब जाकर के ये अपना काम वहां करता है। इट इज प्रेजेंट इन ग्रीन कलर बाइल, और ये कैसी कलर की बाइल में पाया जाता है, ये सारे के सारे जो कलर्स आपको मैं बता रहा हूं ये यूनिवर्स कलर हैं। ये अगर आप कहीं पर भी जाकर के देखेंगे तो यही रिएजेंट्स आपको उन कलर की वाइल्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये ग्रीन कलर की वाइल में पाया जाता है, ये रेड कलर की वाइल में पाया जाता है, और सोडियम साइट्रेट आपका ब्लैक कलर की वाइल में पाया जाता है, और EDTA आपका पर्पल कलर की वाइल में पाया जाता है। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। लास्ट है आपका इसके अंदर डबल ऑक्सीलेट, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें। लास्ट डबल ऑक्सीलेट, देखिएगा दोस्तों आपका लास्ट है डबल ऑक्सीलेट। डबल ऑक्सीलेट को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो क्लियरली अगर आपको इसको ढंग से पढ़ना है तो इसका बहुत सारा विस्तार, इसके 3 पार्ट होते हैं जिसमें से 2 पार्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन आपके लिए एक स्वीट एंड शॉर्ट लैंग्वेज बना करके इसका जो कंपोजिशन होता है उसको बना करके मैं आपके सामने इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिएगा सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर आपके लिए, द सॉल्यूशन ऑफ डबल ऑक्सीलेट प्रिपेयर्ड एज फॉलो, यानी कि जो ये डबल ऑक्सीलेट लिखा हुआ है ये किस किस से बना हुआ होता है। सबसे पहले होता है इसके अंदर अमोनियम ऑक्सीलेट, वो कितना होता है 2.4 ग्राम, ठीक है। सेकंड होता है पोटेशियम ऑक्सीलेट 1.6 ग्राम, और डिस्टिल वाटर 100 ml। ये तो इसकी क्या होती है, कंपोजिशन। किसकी कंपोजिशन है ये है आपके डबल ऑक्सीलेट, ठीक है। डबल ऑक्सीलेट्स की क्या है, ये कंपोजिशन है। नेक्स्ट अपन बात करें कि इसका यूज अपन कैसे करते हैं। 2 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, जो ये सॉल्यूशन है यानी डबल ऑक्सीलेट है, इसका 0.2 ml लेंगे, कंटेन्स 8 mg ऑफ द केमिकल्स, 8 मिलीग्राम केमिकल्स लेंगे, विच प्रिवेंट, जो कि प्रिवेंट करेंगे क्लॉटिंग ऑफ अबाउट 3 to 4 ml ऑफ ब्लड, यानी 3 से 4 ml ब्लड को क्या कर सकता है, ये फिर प्रिजर्व कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है। ये है आपका एंटीकोगुलेंट का पूरा पार्ट जो कि मैंने अभी आपको बताया। फटाफट से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिएगा, तो दोस्तों ये था आपका पूरा एंटीकोगुलेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने लास्ट तक देखा होगा तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ आपके प्रॉब्लम हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें, ताकि आपकी हर एक कमेंट का जवाब एक संतोषजनक तरीके से, एक वेरीफाई तरीके से आपके लिए पहुंच सके, और आपके अंदर से वो डाउट यानी कोई भी प्रॉब्लम अगर आप लेकर के बैठे हुए हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो कि हमने अभी तक पढ़ाए हुए हैं या फिर जो भी हम पढ़ाने वाले हैं, तो प्लीज़ आप अपनी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, किस टॉपिक कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, किस टॉपिक के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप सभी लोग बताएं, ताकि हमें आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकें और आपके अंदर से किसी भी डाउट को रहने नहीं दिया जाएगा।
क्योंकि अगर कोई भी डाउट को लेकर के आप बैठे हुए हैं तो वही डाउट आपको क्या कर देगा दोस्तों, डीमोटिवेट कर देगा, और उसी डाउट की वजह से आप अगला टॉपिक भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हर एक वो स्टूडेंट जिसको कोई भी डाउट हो वो अपनी कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दे ताकि हम उसका समाधान कर सकें। तो चलिएगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, इसीलिए जल्दी ही आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर से मिलेंगे, और यही कहना चाहूँगा अंत में कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार इसे सब्सक्राइब करके ही जाएं, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल के बटन पर क्लिक कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अभी तक अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया है तो इसे शेयर भी कर दें ताकि आपके और भी साथी हमसे जुड़ सकें और हमारी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।